जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज से हम लोग अपने चैनल पे पॉलिटी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे कि पॉलिटी के कुछ जो टॉपिक हैं आप क्लियर करवा दीजिए। तो उन लोगों के लिए है या जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग शुरू कर सकते हैं आज से पॉलिटी के चैप्टर्स। पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कई सारे को एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई एग्ज़ाम्स में डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई एग्ज़ाम्स में फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी का एक अहम रोल है सारे एग्ज़ाम्स में। तो आज से हम लोग अपने चैनल पे पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और पर डे एक से दो वीडियो आएंगे और 10 से 15 दिन में पॉलिटी हम समाप्त कर देंगे और अगला सब्जेक्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पॉलिटी जो संविधान है वो बना कैसे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक शुरुआत से एक क्रम से देखेंगे हम लोग अपने चैनल में कि पॉलिटी किस 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 क्रम में पढ़ना चाहिए। बीच से उठा करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बीच से समझ में नहीं आता है। तो एक क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी को और देखेंगे इन सबको एक वीडियो करते हैं और देखते हैं हम लोग। जो पहला जो टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक विकास है। जो भारत का जो संवैधानिक जो विकास भारत का संविधान का जो विकास हुआ वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। एकदम से एक संविधान नहीं बना, उसके लिए बहुत सारे अधिनियम लाए गए, बहुत सारे एक्ट लाए गए जिनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया और बहुत सारे जो हैं वो एक्ट लाए गए। उसके बाद में ही हमारा संविधान एक बना। संविधान क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए कानून बनाना जिसके अनुसार हमारा वहाँ का जो शासन है सही तरीके से काम कर सके और कुछ सारे जो हैं वो नियम बनाना, उसी को हम लोग संविधान या अधिनियम कहते हैं और उसी को हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में पढ़ते हैं हम लोग। तो संवैधानिक विकास के क्रम में जो हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो हम लोग पहला पढ़ते हैं कंपनी का शासन जब तक रहा तब क्या हमारा संविधान में विकास हुआ। जो कंपनी का शासन है वो 1773 से लेकर 1858 तक की माना जाता है। फिर उसके बाद में जब 1858 की क्रांति हुई, फिर उसके बाद में सम्राट का जो शासन आया, यानी कि जो भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन हो गया। तब हमारा जो है 1858 से लेकर के 1947 तक की क्या क्या अधिनियम लाए गए, क्या क्या हमारा संवैधानिक विकास हुआ, उन सब क्रम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो पहला जो है वो 1773 से लेकर के 1858 तक की क्या क्या विकास हुए, उनके बीच में आए हुए सारे अधिनियम, सारे एक्ट हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो पढ़ते हैं कंपनी का शासन जो है वो कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक की माना जाता है। तो जब 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कुछ जो नियम जो हैं वो, कुछ जो चीज़ें हैं वो एग्जाम्स में बहुत सारी पूछी जाती हैं और कई बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कई क्वेश्चंस बनाता है। तो उन सभी सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। जब 1773 का एक्ट आया गया तब ये लागू हुआ कि जो कंपनी है, कंपनी किस तरीके से काम करे या खुली तरीके से काम कर रही थी उसको एक नियंत्रण तरीके में नियंत्रण किया जाए कंपनी के कार्यों को, और एक सही ढंग से हमारा जो है वो कंपनी का शासन चल सके या कंपनी काम कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले लाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। जो पहला काम क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद में जब इसमें एक और चेंजेज हुआ, जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। यानी जो बंगाल का जो गवर्नर था उसकी पोस्ट बढ़ा करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कब बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद में निजी व्यापार या भारतीयों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और भारतीयों से दान या घूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी भारतीयों से उपहार लेने का या घूस लेने का जो अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का, उस पर नियंत्रण लगा दिया गया या प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कोई इससे घूस या कोई भी उपहार नहीं ले सकता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कलकत्ता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई या किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उसके सहायक न्यायाधीश एलिजा एम्पे जो है थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। फिर एक और काम हुआ कि जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन में बम्बई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी कर दी गई। यानी अब जो बंगाल की प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया गया और बम्बई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी उसके अधीन हो गई। ठीक है।
फिर हम लोग देखते हैं कि 1781 का जो अधिनियम आया या संशोधन हुआ, वो उसका अधिनियम कब है, मतलब उसमें क्या क्या आया। तो 1781 का संशोधन अधिनियम था वो कुछ और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी उसको सही करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। यानी 1773 की जो कमियां रह गई थी उनको सुधारना ही इसका मेन उद्देश्य था। फिर क्या है, कंपनी के अधिकारियों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। यानी किसी भी जो न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए किया गया अगर कोई काम है तो उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में नहीं आते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो उनको दोषी करार नहीं कर सकती थी। तो यानी जो बंगाल कंपनी के जो अधिकारी थे वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। और भी एक चीज़ थी, राजस्व संबंधी जो अधिकार थे वो भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर थे। और जो राजस्व वसूली थी ये भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। यानी राजस्व वसूली, राजस्व संबंधी अधिकार और राजस्व वसूली और कंपनी के जो अधिकारी थे वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी से बाहर थे। फिर क्या था, कलकत्ता की सरकार जो थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार रखती थी। यानी जो कलकत्ता की जो सरकार थी वो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए अधिनियम या नियम बना सकती थी और उसी को हम लोग विधि कहते थे। जो भी नियम बनाती थी उसी को हम लोग विधि कहते थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों में संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ किस पे, कंपनी पे। और बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। निजी व्यापार और भारतीय दान और घूस लेने पर प्रतिबंध लग गया। फिर उसके बाद में उसी का जो संशोधन हुआ 1781 संशोधन अधिनियम में, इसमें क्या हुआ, 1773 की जो भी कमियां रह गई थी उनको सुधारने के लिए एक्ट आया। और कंपनी के अधिकारी जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए। राजस्व वसूली और राजस्व संबंधी अधिकार ये भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर थे। फिर कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया। यानी इसका नाम जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इसको जो प्रस्तुत करने वाले थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया। इसमें क्या हुआ कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। यानी व्यापारिक कार्यों जो कोई और बोर्ड देखेगा और राजनीतिक कार्यों को कोई और बोर्ड देखेगा। तो व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल जो देखेगा कार्य, और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण बोर्ड जो है वो इसको देखेगा, इसके कार्यों को। यहाँ से द्वैध शासन प्रणाली जो है, द्वैध शासन की शुरुआत 1784 एक्ट से शुरू हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पे यहाँ पर जो शुरुआत हुआ, ब्रिटिश ताज का स्वामित्व सबसे पहले लागू हुआ। यानी ब्रिटिश ताज के स्वामित्व लागू हुआ किस क्षेत्रों पे, जिन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उन्हीं क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व चालू हो गया। यानी इसका एक शीर्षक क्या कहलाया, भारत के ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। यानी भारत में ब्रिटिश का जो अधिकाराधीन क्षेत्र था वो हमारा एक शीर्षक लागू हुआ। यानी द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत और ब्रिटिश ताज का स्वामित्व और व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का अलग अलग होना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही लागू हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 1786 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें आई। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ कि मेन काम जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना था। कई सारे जो उसने शर्तें मनवाई अपनी सरकार से बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के लिए, और सारी शर्तें उसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान ली। क्या क्या मानी, विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को न मानने का अधिकार भी इस लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिल गया। यानी उसके वहाँ के गवर्नर जनरल अगर चाहता तो कई ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती थी जिसमें निदेशक मंडल कोई भी अगर ऑर्डर देता है तो उसको ना मानने का अधिकार या अपने मन से कोई निर्णय लेने का अधिकार मिल गया था। इसको सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी मिला। यानी इसको एक सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से ही मिला, यानी उसको इस पद मिल गया। फिर 1793 का अधिनियम आता है। इसमें क्या क्या बदलता है, इसमें 1793 का अधिनियम मिलता है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी उसके अलावा कोई और अधिकार मतलब व्यापार नहीं कर सकता था, उसको 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितने भी अधिकारी थे,
जितने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी अधिकारी थे, उनका जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। यानी यहाँ के जितने भी अधिकारी थे रहते लंदन में थे, लेकिन इनका जो सैलरी जाती थी वो भारतीय राजकोष से जाती थी। यानी जितना भी टैक्स आता था उसी से हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन जाता था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 आया और उसमें क्या क्या नियम आए या क्या क्या चीज़ें लागू हुई, उन सभी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 जब आया तो उसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो अफीम का व्यापार होता था उसको छोड़ करके, यानी चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी का यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो थी वो यहाँ भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी। भारत में मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति मिल गई। यहाँ पर जो भारत के बाहर के जो ब्रिटिश मिशनरीज थे वो यहाँ पर आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो भारत के मिशनरियों के प्रवेश और भारत का कंपनी का एकाधिकार 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर जो चार्टर अगले 20 वर्षों तक की बढ़ा दिया गया और भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक की खर्च का प्रतिबंध किया गया। तो यानी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में शिक्षा के लिए जो 1 लाख का जो खर्च का प्रतिबंध किया गया था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था, वो 1813 के द्वारा किया गया था। अगला है राजा की भारत पर संप्रभुता को लागू कर दिया गया था। यानी जो भारत का जो था भारत राज्य था वो राजा के शासन के अधीन कर दिया गया था। अगला है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई द्वारा बनाए गए कोई भी कानून अगर बनाया जाता है उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन या अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। चाहे वो बंगाल प्रेसिडेंसी कोई नियम बनाती, मद्रास प्रेसिडेंसी कोई नियम बनाती या बम्बई प्रेसिडेंसी कोई कानून बनाती, तो उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मनमानी हर क्षेत्र में कर रही थी उसको समाप्त करने का एक निर्णय लिया गया कि कंपनी जो है वो सही तरीके से काम कर सके। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में कुछ हम लोग देख लेते हैं। कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। दूसरा, भारत में मिशनरियों की अनुमति मिल गई, यहाँ पे आकर के वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। चार्टर अधिनियम अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च का प्रतिबंध भी किया गया। और राजा की भारत पर संप्रभुता को भी लागू कर दिया गया। और चाहे कलकत्ता हो, मद्रास हो या बम्बई हो, कोई भी प्रेसिडेंसी अगर कोई नियम बनाती है तो उसको ब्रिटिश संसद से अनुमोदन लेने की आवश्यकता जरूर कर दी गई। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय और चीन को छोड़ करके, लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो 2 क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन होता है। व्यापारिक एकाधिकार संपूर्ण रूप से समाप्त कब किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो समाप्त किया गया था वो 1813 में किया गया था, लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके। फिर 1833 के अधिनियम में क्या किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हमारा कहना लगा। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल का कहना लगा। और जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या कहा, भारत का जो गवर्नर जनरल जब बना उसको बहुत सारी असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई। जब भारत के गवर्नर जनरल को शक्तियाँ जब प्रदान की गई तो ऑटोमेटिक है कि बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपनी कई शक्तियाँ खो दी। यानी उनका शक्तियों को कम कर दिया गया और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। कोई भी अगर नया कानून बनता है उसको एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता कर दी गई। कोई भी इसको भारत को छोड़ करके कोई भी लोग इसको सिविल सेवकों की प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। और 1833 में दास प्रथा पर प्रतिबंध गैर कानूनी करके प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पूछे जरूर गए हैं, तो एक भी पॉइंट इसका फर्जी नहीं है। हर जो पॉइंट है वो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जरूर गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में।
फिर इसमें क्या गया कि भारतीयों के जो प्रशासन में हिस्सा लेना भी 1833 में ही लागू किया गया था। यानी भारतीय जो थे, कुछ भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसा किस लिए किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये धीरे धीरे पता चलने लगा था कि अगर हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर ज़्यादा दिनों तक की चलाते हैं तो उसमें भारतीयों का साथ लेना या उनको साथ में करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ ही जो है वो भारतीयों को साथ में लेने या भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने का अधिकार 1833 में ही मिला था। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या क्या हुए, इसके बाद में हमारा जो है वो कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1858 में जो क्रांति होती है उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत के शासन को अपने अंडर अधीन कर लेती है और उसके बाद में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। 18 चार्टर एक्ट जो था वो कंपनी का आखिरी चार्टर एक्ट था। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट था वो सबसे आखिरी था। इसमें क्या क्या लिया गया? कंपनी का जो अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अभी उनको ये तो पता नहीं था कि 1858 में क्रांति हो जाएगी, तो उससे पहले जो है कंपनी ने जो इसका जो अधिकार कर दिया था वो निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था कि अभी मतलब कितने भी सालों के लिए शासन कर सकती थी। फिर उसके बाद में सिविल सेवा में भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। अभी यहाँ पर किया गया था सिविल सेवा किसी के लिए भी कोई भी दे सकता था एग्ज़ाम। अब क्या कर दिया गया कि सिविल सेवा में भारतीय भी जो है वो भाग ले सकते हैं और भारतीय भी जो सिविल सेवा में अपना एग्ज़ाम दे करके सीट बना सकते हैं। फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ जो थी वो अलग अलग कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई और विधायी शक्तियाँ अलग कर दी गई। फिर वो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 कर दी गई। यानी जो निदेशक मंडल था उसकी संख्या 24 कर दी गई और इसमें जो 6 पोस्टें थी वो राजा ही सेलेक्ट करता था। यानी निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य थे उसमें जो 6 जो सदस्यों की जो थे नियुक्ति राजा ही करता था। फिर हम लोग देखते हैं कि बंगाल के लिए पृथक गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। यानी बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई थी। तो हम लोगों ने देखा कि 1773 से लेकर के 1858 तक की जो कंपनी का शासन था उससे जो जितने ही बनने वाले प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। और इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे सम्राट का जो शासन था 1858 से लेकर के 1947 तक की। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके भाग 2 में। और कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।